नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स में। आज दिनांक 7 जुलाई 2023 है। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड, जो कि आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड टॉपिक हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये भी हमारा जीएस पेपर 2 और प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। और लास्ट में कुछ हम प्रीलिम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ने पास्ट में पूछे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि इंटरनेट शटडाउन के ऊपर है, जो कि बेसिकली कॉन्टेक्स्ट ये है कि क्या इंटरनेट को शटडाउन किया जाना चाहिए पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। एक होता है पब्लिक ऑर्डर, सेकंड होता है लॉ एंड ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर एक वाइडर टर्म है, लॉ एंड ऑर्डर एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। जब भी कोई किसी तरह के दंगे होते हैं, प्रोटेस्ट होता है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इसी में राधिका झलानी और कर्णिका सेठ के बीच में डिबेट है। उस डिबेट में से हम पॉइंट कुछ एक्सट्रैक्ट करेंगे कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली वही है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी बार लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट को शट डाउन किया। जैसे एग्जांपल आपने देखा होगा जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में जब आर्टिकल 370 को रिवोक किया, तो उस टाइम पे बहुत दिन तक इंटरनेट शट डाउन हुआ था। मणिपुर में रिसेंट केस आपने देखा होगा, काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहाँ पे शट डाउन हुआ। थोड़े दिन पहले पंजाब में जब खालिस्तान मूवमेंट था, उस टाइम पे भी इंटरनेट शट डाउन हुआ था। और एक रिपोर्ट के हिसाब से बेसिकली देखा जाए तो 2016 से 22 तक 60% इंटरनेट शट डाउन हुआ है। उसमें वर्ल्ड में जितना हुआ उसका 60% तो हमारे इंडिया में हुआ। और बेसिकली अब इसी पे बात है कि क्या पब्लिक ऑर्डर के टाइम हमें शट डाउन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि क्या क्या रूल्स हैं हमारे, क्या एक्ट हैं जिसमें इंटरनेट को शट डाउन करने के बारे में बात की गई। सबसे पहले इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है 1885, देख रहे हो, कॉलोनियल लॉ है, जिसमें लिखा है कि ओनली होम सेक्रेटरी है, चाहे यूनियन गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, वो ऑर्डर पास कर सकता है कि इंटरनेट को शट डाउन किया जा सके। लेकिन उसमें ये है कि अगर कोई इस टाइप के सर्कमस्टांसेस जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, उस टाइम पे ऑर्डर पास किया जा सकता है रैंक ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी और अबो। लेकिन उसके बाद एक रिव्यू कमेटी आती है कि जब भी इंटरनेट शट डाउन किया जाएगा तो कुछ दिन बाद और विद इन 5 डेज रिव्यू कमेटी को इसको एसेस करना और कंप्लायंस करना है टेलीग्राफ एक्ट के अनुसार। सेकंड आता है आईटी एक्ट 2000, जो बेसिकली यूज़ किया जाता है जब भी कोई इंटरनेट की सर्विसेज या वेबसाइट को ब्लॉक करना है जो हमारे नेशनल सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस को कोई खतरा होता है। और लास्ट में गवर्नमेंट रिसेंटली रूल्स लाई थी 2017 में टेलीकॉम सर्विस, जिसके अंडर भी कुछ कंडीशन दी थी कि किस टाइम पे इंटरनेट को शट डाउन किया जा सकता है। अब कुछ इसके फेवर में आर्गुमेंट है, कुछ अगेंस्ट में। सबसे पहले देखते हैं कि क्या आर्गुमेंट है जो फेवर करते हैं कि इंटरनेट शट डाउन कर दिया चाहिए कुछ एक सिचुएशन में। सबसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हेट स्पीच और फेक न्यूज़ चल रही हैं ड्यूरिंग कोविड-19। आपने देखा होगा कि फेक न्यूज़ के कारण और काफ़ी जगह पे काऊ विजिलेंटे के नाम पे या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग के नाम पे फेक न्यूज़ होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। सेकंड होता है इंश्योर द पीस एंड द पब्लिक स्टेबिलिटी। कई बार वाइडर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई कम्युनल राइट होने का खतरा है, तो उस टाइम पे भी इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जब बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, सोवरेनिटी की बात आती है, तो उस टाइम पे इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप पे और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे र्यूमर्स फैल जाते हैं, तो काफ़ी डिसरप्शन सोसाइटी में हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। और अल्टीमेट पर्पज जो कि हमारे संविधान में भी लिखा है कि सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन को इंश्योर करने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। कुछ प्रिकॉशनरी मेजर या प्रिवेंटिव मेजर गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल कई बार आपने देखा होगा कि किसी एग्जाम का पहले से एग्जाम लीक हो जाते हैं और उस टाइम राइट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे थोड़े दिन पहले अग्निवीर स्कीम लाई थी गवर्नमेंट, और उस स्कीम के दौरान बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे इसकी रिक्रूटमेंट से पहले, तो उस टाइम भी इंटरनेट शटडाउन है। फार्मर्स के मूवमेंट के आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जो कि दिल्ली बॉर्डर पे था, उस टाइम पे भी गवर्नमेंट ने इंटरनेट को शट डाउन किया था। कोई किसी तरह का सिविल अनरेस्ट हो या कोई मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो, तो लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए भी इंटरनेट शट डाउन किया जा सकता है। अब कुछ देखते हैं कि क्या क्या अगेंस्ट में है कि इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए, कि इससे क्या दिक्कतें आती है। सबसे पहले तो हमारे फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे आते हैं, पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, एंड आर्टिकल 29 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी बात करता है। इसका एक वायलेशन होता है जब इंटरनेट शटडाउन होता है, तो इंडिविजुअल के अधिकार
वायलेट होते हैं। सेकंड देखा जाए तो वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, बेसिकली जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी सिविल लिबर्टीज़ को कर्व करती हैं और सिटीजन्स के राइट के ऊपर एक बेसिकली रेजिस्टेंस और रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। इसकी नॉट ओनली वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट और द ह्यूमन राइट बट इसके इकोनॉमिक कॉस्ट है। एक स्टडी के अनुसार देखा गया है कि इंडिया ने 1.3 बिलियंस डॉलर का लॉस हुआ इंटरनेट शटडाउन अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि जब भी इंटरनेट शटडाउन होता है जितनी डिजिटल सर्विसेज होती हैं, जितनी हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड सर्विसेज होती हैं वो सारी शट डाउन हो जाती हैं। और इस स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया, इराक और सूडान ये काफ़ी अनस्टेबल कंट्री है और इनके नज़दीक पहुंच जाता है। बट इसकी नॉट ओनली इकोनॉमिक कॉस्ट बट सोशल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बहुत सारी सर्विसेज जैसे हेल्थ में गवर्नमेंट डिजिटाइजेशन कर रही है, एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन का आप देख सकते हो जैसे कि यूट्यूब में लगाओ, या बाकी विदाउट इंटरनेट आप पढ़ नहीं सकते हो, या कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे तो ये हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, पब्लिक सर्विसेज की आप बात देख सकते हो, बैंकिंग सर्विसेज पूरी हमारी इंटरनेट, जैसे वेब 3.0 वेब 4.0 भी एडवांस हो रहा है। कुछ एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, फॉर एग्जांपल किसी को ऑनलाइन कोई बुकिंग करनी है, ऑनलाइन किसी को कोई आइटम मंगवाना, तो उस टाइप की सारी सर्विसेज अगर बंद हो जाती हैं क्योंकि इंटरनेट के शट डाउन होने के कारण। और इसमें एक स्टडी भी की है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि इंटरनेट शट डाउन के बाद पब्लिक ऑर्डर रिस्टोर हो जाता है, इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस और इस तरह के प्रूफ नहीं है। और बेसिकली जब बार बार इंटरनेट शट डाउन होता है लोगों का मोरल लो होता है, और एक डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, और इंटरनेट अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक बहुत बड़ा जरिया है, तो लोगों का मोरल लो होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि कोई इफेक्टिव अल्टरनेट नहीं है और कई बार इसको बेसिकली ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है कि लॉ फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और उसको रीजनेबल इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से आया था इंडिया में, बेसिकली यूएसए का कंसेप्ट है, बट मनेका गांधी केस में हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ से मूव होकर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ चले गए थे। इसका काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है इंडिविजुअल पे, सोसाइटी पे, और इसकी जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं उनका अभी तक पूरी तरह से स्टडी भी नहीं किया गया है। अब इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या उनमें आपस में डिबेट चलती है कि क्या हमें पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इंटरनेट शटडाउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में बहुत ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन किया गया कंपैरिजन ऑफ दी अदर कंट्री। राधिका जलानी बेसिकली ये कहती है कि 2012 के बाद में इंडिया में 738 बार इंटरनेट शटडाउन हुआ। ये कोई रिपोर्ट है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के हिसाब से। और काफ़ी बार देखा गया कि इंटरनेट शटडाउन जो इम्पोज किया जाता है जिसमें 40% तो सिर्फ ऑफिशियल रीज़न बताया कि कम्युनल टेंशन को रोकने के लिए था, कुछ बेसिकली कोई एग्जाम में कोई चीटिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करने के लिए, कुछ कोई रिलीजियस आपस में कोई प्रोसेशन निकाल रहा है, कोई धरना कर रहे हैं उनके ऊपर किया गया। और ये बेसिकली दो तरह का होता है इंटरनेट शटडाउन, एक होता है प्रिवेंटिव और एक होता है रिएक्टिव। प्रिवेंटिव होता है जब कोई क्राइम हुआ नहीं हो या कोई तरह की कम्युनल वायलेंस स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले अगर कोई इंटरनेट शटडाउन किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव। एक एग्जाम्पल दिया गया कि उदयपुर राजस्थान में जिस टाइम पे मोहम्मद के स्टैचू और इसके ऊपर कोई डिबेट चल रही थी तो किसी ने कोई कमेंट किया था, तो एक टेलर का बताया कि उस टेलर को सिर काट दिया जाएगा, तो उसके ऊपर पहले ही प्रिवेंटिव शटडाउन कर दिया। रिएक्टिव शटडाउन होता है कि जब कोई इवेंट एक्चुअली हो चुका, फॉर एग्जांपल कोई दंगे स्टार्ट हो गए, उसके बाद में अगर कोई एक्शन लिया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए तो रिएक्टिव शटडाउन होता है। ऑल्दो प्रिवेंटिव के बजाय रिएक्टिव ठीक है क्योंकि उस टाइम पे कंट्रोल करना ज़रूरी है उस सिचुएशन को। और यहाँ पे आप देखोगे कि आर्टिकल 21 है सिर्फ लाइफ एंड लिबर्टी से लिमिटेड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट ने अपने आप प्रूव किया है कि आर्टिकल 21 की वाइडर कोनोटेशन है, एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। क्योंकि इसमें आप देखो लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट राइट टू एजुकेशन भी है, वंस फ्रीडम टू एक्सेस द इंटरनेट। केरला हाई कोर्ट ने बोला था कि राइट टू इंटरनेट इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बार सलाह दी है कि इसको शट डाउन ऑफ द इंटरनेट ओनली तब होना चाहिए जब बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो, ताकि आपको सर्विलांस करने की ज़रूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अनुराधा बशीन और फातिमा सरीन केस में। कोर्ट ने ये बताया कि टेम्परेरी होना चाहिए, लिमिटेड, लॉफुल और प्रोपोर्शनेट रेदर देन इसको हमेशा यूज़ किया जा सके। आर्टिकल 92 यही कहता है कि जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वो तभी
इम्पोज करने चाहिए जब हमारे देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस पे कोई खतरा हो। और कोग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जिसमें 3 ईयर्स और 3 ईयर्स से ज़्यादा सज़ा होती है उनको बोलते हैं कोग्निजेबल। और इसमें अरेस्ट करने के लिए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट के अरेस्ट कर सकता है। राधिका जलानी बेसिकली ये कहती है कि प्रोपोर्शनेट का मतलब ये नहीं होता कि आप इंटरनेट शट डाउन कर दोगे सिर्फ जहाँ पे एग्जाम में कोई चीटिंग हो। मतलब सोसाइटी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप लो हैंगिंग फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए। और इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन कोई फ्रीवलेस चीज़, फॉर एग्जांपल राजस्थान में रीट का एग्जाम या टीचर का कोई एग्जाम इससे रिलेटेड, वेस्ट बंगाल में भी सेम एग्जाम था, उसके ऊपर इंटरनेट शटडाउन है। तो राइटर यही कहना चाह रहा है कि इंटरनेट शटडाउन के पीछे बहुत बड़ा कारण होना चाहिए। ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर है। इस टॉपिक में बेसिकली पहले हम कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, बाद में हमारा मेंस का क्या क्वेश्चन बनता है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बताएगा कि इंडिया बहुत ही एक डाइवर्स नेशन है जिसमें बहुत ज़्यादा रिलीजन्स है। और काफ़ी रिलीजन में बेसिकली आपने देखा होगा कि मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, अडोप्शन, इनहेरिटेंस, ये पर्सनल लॉज के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो बेसिकली राइटर यही कहना चाह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के न होने के कारण सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं और जिससे हमारी रिच डाइवर्सिटी को काफ़ी हैम्पर हो रहा है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी साइट किया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी नेसेसिटी है इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। अब थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट आज से स्टार्ट नहीं हुई, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में भी उस टाइम पे डिबेट हुई थी। और यूसीसी सिर्फ आर्टिकल 44 में नहीं बल्कि इंसिडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और काफ़ी जगह पे इसका इम्प्लिसिट मेंशन है। बेसिकली उस टाइम पे क्या था, भीमराव अंबेडकर जो कि आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसको फेवर किया था कि यूसीसी बहुत ही ज़रूरी है जेंडर इक्वेलिटी और जो सोशल एविल्स हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कितनी ज़्यादा अनटचेबिलिटी फेस की थी लोअर कास्ट ने, उनका कितना एक्सप्लोइटेशन था, इवन स्लेवरी तक प्रिवलेंट थी। तो इसको इंश्योर करने के लिए यूसीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑल्दो कई लोगों ने इसका अपोज भी किया था, लेकिन फिर भीमराव अंबेडकर ने यही बताया कि हम नहीं चाहते कि कोई रिलीजन लेजिस्लेटिव की कानून बनाने की पावर के बीच में आए, मतलब उस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नॉट ओनली अंबेडकर बट के एम मुंशी और उसके अलावा कृष्णा स्वामी अय्यर ने भी इसकी काफ़ी सपोर्ट की थी कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और वाइडर कंसेंस के बाद सिर्फ हमें डीपीएसपी आर्टिकल 44 में डीपीएसपी में इसको एंट्री मिली, मतलब तब तक ये इनफोर्सेबल नहीं था और आज भी इनफोर्सेबल नहीं है। तो इसी के ऊपर डिस्कस किया गया। हम डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक को हम कैसे जीएस पेपर 2 में इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आर्टिकल 44 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है और ये बेसिकली लीगली इनफोर्सेबल नहीं है। आर्टिकल 44 क्योंकि डीपीएसपी का पार्ट है, डीपीएसपी क्या होता है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 3 में क्या आते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स लीगली इनफोर्सेबल है, डीपीएसपी लीगली इनफोर्सेबल नहीं है। बट फिर भी जो डीपीएसपी होते हैं वो स्टेट को पॉलिसीज़ बनाने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकेला गोवा एक ऐसा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। अदरवाइज बाकी जगह पे डिफरेंट रिलीजन है जिनके पर्सनल लॉ उनको गवर्न करते हैं। जो बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट थी और अम्बेडकर ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया था। अब बेसिकली अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो क्या क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले नेशनल इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा सारी कम्युनिटीज, सारे रिलीजन, सारी इथनिसिटी अगर एक ही लॉ के द्वारा गवर्न होंगी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया होगा तो उससे नेशनल इंटीग्रिटी और सेकुलरिज्म बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहाँ से आई थी, केशवानंदा भारती केस में। तो सेकुलरिज्म और नेशनल इंटीग्रिटी दोनों को इंश्योर किया जा सकता है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज़ हैं जिसमें इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड डिग्निटी ऑफ द ऑल, भीमराव अंबेडकर ने बताया था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी दीज आर द ट्रिनिटी टू इंश्योर द इक्वलिटी अमोंग द सीजन। सेकंड क्या फ़ायदा होगा, जेंडर जस्टिस एंड इक्वलिटी होगी, वीमेंस का बहुत ज़्यादा इंपावरमेंट होगा क्योंकि पैट्रियार्कल और रिग्रेसिव प्रैक्टिस है जो उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं। आपने कितनी बार देखा होगा कि काफ़ी एविल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं जिसमें वीमेन को सप्रेस किया जाता है। सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ द लीगल सिस्टम,
क्योंकि लीगल सिस्टम अभी क्या है कि काफ़ी कम्युनिटीज़ अपने पर्सनल लॉज के द्वारा गवर्न होती हैं, उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। और जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस आपने सुना होगा कि ट्रिपल तलाक है, पोलीगैमी है, चाइल्ड मैरिज है, जेनिटल म्यूटेशन, इस टाइप के जो हीनस क्राइम होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है और लोगों के फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट को इंश्योर किया जाएगा, स्पेशली वीमेन एंड डाउन ट्रोडन पीपल। प्रोटेक्शन ऑफ द रिलीजियस एंड दी माइनॉरिटी ग्रुप, क्योंकि सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इन्हीं का होता है। और अभी सोसाइटी काफ़ी चेंज हो रही है और एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अगर 21st सेंचुरी के हिसाब से देखना है तो यूसीसी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, ये राइटर का कहना है। अब बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो वहाँ पे डाइवर्स पर्सनल लॉज हैं, कस्टमरी प्रैक्टिस यूज़ की जाती हैं काफ़ी रिलीजन में और कल्चर में, तो इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। सेकंड होता है कि काफ़ी रिलीजियस और माइनॉरिटी ग्रुप्स बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करते हैं। कई बार होता है कि माइनॉरिटी को अप्रीहेंशन होती है कि यूसीसी उनके राइट्स को वायलेट करेगा, स्पेशली आर्टिकल 25 और 26 का मेंशन किया। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर द इंडिविजुअल एंड 26 बात करता है ग्रुप रिलीजन के बारे में। पॉलिटिकल विल नहीं है, ठीक तरह से कंसेंसस नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई पार्टिकुलर मेजोरिटी कम्युनिटी अगर उसको प्रपोज करती है तो इससे कम्युनल टेंशन हो सकता है, सोसाइटी में आपस में पोलराइजेशन एंड दी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांस हो सकते हैं। इसकी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी और कॉम्प्लेक्सिटी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि यूसीसी को अच्छे से ड्राफ्ट करना पड़ेगा, कोडिफाई करना पड़ेगा और रैशनल थॉट के हिसाब से पर्सनल लॉ और पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाएंगे उनको कोहेरेंस में लाना पड़ेगा और इससे वाइडर कंसल्टेशन की ज़रूरत है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हो गए, लीगल एक्सपर्ट, वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, सबको एक साथ मिलना पड़ेगा, तभी जाके इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। कुछ हमने चैलेंजेस डिस्कस किए यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि हमें इंश्योर करना है यूनिटी न कि यूनिफॉर्मिटी, और इसके लिए बेसिकली यूसीसी है वो इंडिया की मल्टीकल्चरिज्म क्या होता है, जहाँ पे मल्टीपल कल्चर आपस में मिलजुल कर रहते हैं और एक सलाद बोल मॉडल बोला जाता है और हमारी डाइवर्सिटी को ही प्रपोज किया जाए। सेकंड होता है देयर इज़ ए नीड ऑफ द डिबेट, डेलिब्रेशन एंड द डिस्कशन, जो कि डेमोक्रेसी का कोर हार्ट है। जितने भी स्टेक होल्डर की हमने बात की उनके साथ डिस्कस किया जाए इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले। इंडिविजुअल राइट और ग्रुप राइट, आर्टिकल 25 और 26 के बीच में एक कोहेरेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी कल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं उनको इक्वेलिटी और जेंडर जस्टिस के साथ में अलाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव, जो कि बेसिकली आर्टिकल 29 आप देख लो, आर्टिकल 30 हो गया जिसमें माइनॉरिटी राइट्स की बात की है और डिस्टिंक्टिव कल्चर को प्रिजर्व करने में फोकस किया गया, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और हमारा फोकस होना चाहिए कि एक जस्ट कोड बनाए जो कि सबको जस्टिस इंश्योर करे, इक्वेलिटी और जस्टिस को अपहोल्ड करे, तब जाके यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है यूसीसी वाला। नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कशन प्रीलिम का। प्रीलिम 2022 में यूपीएससी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और पूछा गया कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमें ध्यान देना चाहिए कि करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है द गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड द लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर एंड द पेटेंट अटर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द लॉ कॉलेज। तो काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट नज़र आ रही है, इसमें कोई नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारी तरफ से करेक्ट हो सकती है। सेकंड, आप इसमें देखो कि इसमें एक एक्सट्रीम वर्ड है कि गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर और लीगल फर्म को तो रिकॉग्नाइज किया गया एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर और पेटेंट अथॉरिटी को एक्सक्लूड किया गया। क्यों एक्सक्लूड किया भाई? क्योंकि सबको अपना अधिकार है लॉयर बनने का और कोई भी एडवोकेट बन सकता है। स्टेटमेंट अधिक इनकरेक्ट होती है, यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी सिंपल है क्वेश्चन देखने में लेकिन फिर भी कंफ्यूजिंग लगता है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाई कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी ऐसी स्टेटमेंट है कि कोई भी एस्पिरेंट गलती कर सकता है। पहला ऑप्शन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की बात है। सेकंड, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ऑफ द कमीशन। थर्ड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल एंड फोर्थ इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेसिकली डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि आरबीआई का मैंडेट है एमपीसी के, एक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बेसिकली आरबीआई का मैंडेट है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और कंट्रोल करने की लिमिट क्या, 4 ± 2, मतलब 6 इज द अपर लिमिट एंड 2 इज द
लोअर लिमिट। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।